इसको भोगने के लिए छोड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं, जब भी हम विभाजन की बात करेंगे तो उसके हमें मूल में जाना होगा। जब मूल में जाएंगे तो उनके चक्रव्यूह से फंसेंगे और उस हिंदू और मुस्लिम दुराष्ट्रवादी सिद्धांत से कहीं आगे जाकर के सोचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाया, हम फंसे और हमने इस दुराष्ट्रवादी सिद्धांत के चक्कर में ही, उसकी पेरिफेरी में ही फिल्में बना डाली, साहित्य सृजन कर डाला और आज तक एक दूसरे को गलत दृष्टि से देखते रहे। कितना पानी बह गया है एक दूसरे के प्रति, इस गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर के, उनके निकटता के बोध को लेकर के। जिसने भोगा है वो शायद निकटता की बात न कर सके। ये बड़ा सुखद है कि पूरे भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में सिंध के लोगों को भी स्मरण किया गया। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय राव साहब का कि उन्होंने सिंध की भूमि के कुछ बीज, कुछ मंत्र को भी यहां पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर दिया। लेकिन एक अध्येता होने के नाते, एक शिक्षार्थी विद्यार्थी होने के नाते एक बिंदु आप लोगों के सम्मुख रखता हूं और ये बिंदु हम सबको प्रेरित करता है कि उस पर भी सोचने का मन हो। विभाजन की पृष्ठभूमि मित्रों 1947 के कुछ वर्ष पूर्व की नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुराने से है, उसके जड़ को हमें समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि यह विभीषिका बहुकोणीय है। मैं आप लोगों को सिंध के संदर्भ में अपनी कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। मैंने अभी अभी कहा कि सभी ने मिल करके एक देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़ा। प्रमुख क्या था? देश को आजाद कराना है। लेकिन यह जो उपनिवेशिकतावाद के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ उनकी रणनीति और उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह भी आज यहां खड़ा करना होगा कि आइए उनके मन को टटोल लें, जरा समझ लें कि ऐसा वो क्यों करते हैं। अब सिंध को जरा आप आइए समझ लेते हैं। 1947 में देश स्वतंत्र होता है, पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े होते हैं और दोनों देशों में उनका आधा आधा टुकड़ा प्राप्त हो जाता है। हमारे पंजाबी भाषा साहित्य पर शोध करने वाले मित्र भी यहां पर बैठे हैं और बांग्ला के भी लोग बैठे हैं। जब जब विभाजन की इस तरह की बात आएगी तो उनके सम्मुख भाषा, साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल को लेकर के कुछ भूमि उनको मिलती है। इसलिए उनका अपना जो वजूद है वो जिंदा रहता है दोनों जगह पर। सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट और बलूचिस्तान को जरा आइए समझ लें, क्योंकि मैं उधर से बिलोंग करता हूं इसलिए उसकी बात रखने का प्रयास करूंगा और कुछ अगर आने वाले इस सत्रों में कुछ बंगाल की तरफ के भी बंधु अपनी बात रख सकेंगे। सिंध का जरा ज्योग्राफिकल टेरिटरी आप देखिए, कच्छ से प्रारंभ होती है और मुनाबाग जो अंतिम गांव है, जो जैसलमेर के पास है, जो जोधपुर के निकट है, वहां तक उसका एक बड़ा लंबा भौगोलिक क्षेत्र जाता है। तो कच्छ से लेकर के उस मुनाबाग के उस आखिरी गांव तक कितना लंबा, उसकी कितनी लंबी सीमा है। एक गांव देश के 47 के आजादी के पश्चात एक गांव इधर नहीं आ सकता था। ये दूसरा प्रश्न आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। आप सभी शोधार्थी हैं, इसको सोच करके देखिए। थरपारकर हिंदू बहुल था, एक सांगड़ डिस्ट्रिक्ट था वहां पर, आदरणीय शंकर शरण जी जो उसे देश के विभाजन से पूर्व हिंदू बहुल को, उसकी सीमाओं को परिवर्तन करके उसको मुस्लिम बहुल बना दिया जाता है। और बहुत सहज है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आप लोगों को वहां का उदाहरण दे देता हूं। अयोध्या के पास एक अकबरपुर जगह है, फैजाबाद के पास। एक सत्ता शीर्ष पर आती है, उसको अच्छा लगता है, वो दोनों को जोड़ देते हैं और एक जिला बना देते हैं। और एक सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए आते हैं बंधु और उनको लगता है कि नहीं, इसको हमें तोड़ देने में लाभ है, वो उसे तोड़ देते हैं, अकबरपुर बना देते हैं, बाद में अम्बेडकर नगर हो जाता है। तो ये जो सत्ता के शीर्ष पर विराजित लोग हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर ये करते रहे हैं। तो वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट क्या भारत में नहीं आ सकता था? एक गांव में नहीं हो सकता था? ये एक दूसरा प्रश्न। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ 1947 का एक प्रश्न और जो आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कृपया उस पर भी शोध करें और उत्तर तलाशने में मेरी मदद करें। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के 47 में अध्यक्ष है। जेबी कृपलानी बहुत बड़ी भूमिका में है। देश विभक्त हो रहा है,
सिंध के हैं, क्या उनकी भी नहीं सुनी गई कि एक गांव भी उनको दे दिया जाए? या अध्यक्ष वो नाम मात्र के थे? ऐसी कौन सी शासन की शक्तियां थी जो सिंध का एक गांव भी इधर लाने के लिए तत्पर नहीं थी? सहज भाव से कह दिया जाता है भौगोलिक क्षेत्र, जी नहीं, उसके अंतर मन को समझना होगा। तो यह जो पीड़ा है सिंधी समाज की कि आज वो पूरे भारत में आसे तो हिमाचल, कामरूप से लेकर के कच्छ तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक वो वर्तमान भारत में दाना दाना हो चुका है। सिंधी समाज रहता है, 1 करोड़ की जनसंख्या है, और वो जब साहित्य का सृजन करता है तो कहता है कि करते हो याद जश्न आजादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख खून बलात्कार बिछो खुद ब खुद दिख जाएगा किसी सिंधी की आंख में झांक करके तो देखो। और कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ा है, कहते हो सहजता से क्या हुआ जो सिंध छोड़ा है, अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो, और बिछो के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा अपनी मां से 2 पल जुदा हो करके तो देखो। और उठाते हो बेजा सवाल राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो। बहुत नासमझ लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है। उठाते हो बेजा सवाल राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों सा बलिदान खोज करके तो देखो, और सिंधियों की देशभक्ति का एहसास हो जाएगा किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। तो यह जो पीड़ा है सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के देखने की बात, यह सिंधी समाज बहुत भली भांति समझता है। देश के सम्मान में वो लगातार खड़ा है, उसकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक टुकड़ा नहीं है। तो यह जो बिंदु है इस पर विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि दूसरा बिंदु यहां पर साहित्य को लेकर के है, तो साहित्य के कुछ अंशों का मैं नाम यहां पर लूंगा, और यदि समय मुझे अलाउ करेगा तो मैं एक छोटा सा अंश एक उपन्यास का पढ़ूंगा जिसमें 8 से 10 सूत्र चिंतन के विमर्श के हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक इससे पूर्व एक और आप लोगों को के संज्ञान में यहां पर लाना चाहता हूं, यह है सिंधी कहानियां, भारत देश के विभाजन की सिंधी कहानियां। यह एक पुस्तक है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर राव साहब जी की इसमें भूमिका है। इग्नू में सिंधी शोधपीठ की स्थापना 1915 में होती है, और पहला जो उसका संकलन, जो पहला एकेडमिक काम होता है वो ये कहानियों का संकलन है। तो इसके लिए उनके प्रति आभार का भाव तो मेरे मन में है। यह प्रतिबिंब मैं यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग शोधार्थी लोग जो हैं इसे जरूर पढ़ें। और यह विभाजन की सिंधी कहानियां उसमें दी हुई है कि किस प्रकार से ये बात आगे निकल करके आती है। चूंकि साहित्य की बात हो रही है तो मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ नाम लूंगा, निश्चित रूप से कुछ आप जानते होंगे, लेकिन कुछ आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए यहाँ पर बात कहना चाहूंगा। ऑटोबायोग्राफी मिलती है सिंधी साहित्य पर, भाषाओं भारतीय साहित्य को अगर हम बात करें तो उसमें सिंधी साहित्य पर कुछ कहना चाहूंगा। ऑटोबायोग्राफी में पोपटी हीरा नंदानी की ऑटोबायोग्राफी है, मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रूपा वर्क, मेरे जीवन के सुनहरे रुपहले पन्ने। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, सिंधी में भी है, और इसमें उन्होंने अपने उस जीवन के कि किस प्रकार उनके परिवार ने भोगा उसकी कथा है, उसका कथानक इस प्रकार है। राम बख्शानी जो इस समय दुबई में रहते हैं, बड़े व्यापारी हैं लेकिन लेखक भी हैं, उनकी पुस्तक है आखेरा आकाश में, आकाश में घर। इसको लेकर के उन्होंने कि किस प्रकार वो विभाजन के पश्चात वो उनका जीवन भोगा गया है, उसकी कथा उसमें प्रस्तुत की गई है। एल के आडवाणी जी की पुस्तक अंग्रेजी में, हिंदी में, विविध भाषाओं में है, माई कंट्री माई पीपल। उन्होंने सिंध को लेकर के अंश उसमें दिया है। आप लोग सिंध को अगर पढ़ना चाहें तो उस पुस्तक को भी देख सकते हैं। के.आर. मलकानी बहुत चर्चित नाम है, उनकी पुस्तक है द सिंध स्टोरी, वो आप उसमें देख सकते हैं। एक स्टोरी है दस्तावेज जो नारायण भारती के द्वारा लिखी गई है, इसमें उस पुस्तक उस स्टोरी का जिक्र है। वो स्टोरी का जो मूल सूत्र है, जो उसका सार है, वो इस प्रकार है। हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को लेकर के लिखी गई है। वो सेठ मंगनमल है जो वहां से माइग्रेट होकर के आता है,
अच्छा, एक इसी के साथ साथ मेरा मन कहता है कि आप लोगों के सम्मुख ये बिंदु रखो कि कृपया शरणार्थी शब्द कहने का ये जो नरेटिव है उसे पुनः रिविजिट करिए। शरणार्थी शब्द किसी ने थोपा, हमने माना और स्वीकार कर लिया, और लगातार हम विद्वानों के द्वारा भी शरणार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस शब्द को कठोरता से बंद करना चाहिए। शरणार्थी नहीं है हम। आप डिक्शनरी खोज करके शरणार्थी का अर्थ देख लीजिए। हम प्रव्रजक हो सकते हैं, हम डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन शरणार्थी कभी नहीं है। चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे यहाँ के हमारे मुस्लिम बंधुओं को जो वहां पाकिस्तान में गए उनको मुहाजिर कहा गया। कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को कि जब उनको मुहाजिर कहा जाता है। ये देश के ही अपने उस समय के नासमझ नीति नियंताओं ने देश के टुकड़े कर दिए, और उस देश के टुकड़े के पश्चात इस प्रकार के नैरेटिव्स में फिर मैं कहना चाहूंगा कि हम उस चक्रव्यूह में फिर फंसे। बहुत सहज भाव से हम विद्वान लोग कुछ सूत्रों को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के साथ साथ कुछ प्रश्न करना भी प्रारंभ करें तो इनके उत्तर हमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उस दस्तावेज, उस कहानी में वो माइग्रेट होकर के आते हैं और वहाँ के अपने गरीब कुम्हार को वो अपना घर दे करके आते हैं, और उस घर का दस्तावेज जो है वो इस सिंधी सेठ के पास होता है, और यहाँ पर उसको क्लेम करने के लिए क्लेम ऑफिस बुलाया जाता है। वो पोथियाँ खोलता है और पोथियों में उसकी वो दस्तावेज वो भी मिलता है, और उसके साथ उसके वो संबंध उजागर होते हैं पूरे कि किस प्रकार से वो काश्तकारी करता था उस सेठ के खेतों में, और वो याद करते हैं कि उसका छोटा बच्चा कैसा होगा, उसकी पत्नी कैसी होगी, कितनी गुर्बत की हालत है। अगर मैं यहाँ पर क्लेम जमा कर दूंगा तो वहाँ पर उससे वो घर छीन लिया जाएगा, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके उस दस्तावेज के उस हस्ताक्षर वाले स्थान पर आंसू गिरते हैं और स्याही विच्छिन्न हो जाती है। इस प्रकार की भावना का भी इसमें उद्धरण मिलता है। एक 6 जनवरी घटना आती है, 6 जनवरी शीर्षक से कथा आती है, बिल्कुल विपरीत रूप में आती है। कराची के दंगे होते हैं और कराची के दंगों में मारकाट होती है, और वहाँ के हिंदू समाज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, और वो अत्याचार के आधार पर लिखी गई, एट्रोसिटीज़ के आधार पर लिखी गई वो कथानक है और वो कहानी है, उसको भी अलग से पढ़ा जा सकता है। सिंधी समाज की इस विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं में विविध प्रकार के रूप मिलते हैं। मैं एक प्रश्न अन्य खड़ा करता हूँ। चमन लाल नाहर जी, जिनका नाम अभी लिया हमारे प्रेमचंद जी ने, उनकी पुस्तक हिंदी में आई आज़ादी, उनके साथ मेरा एक प्रत्यक्ष परिचय आया और उनसे प्रश्न भी मैंने किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। उस पर वो अपनी बात रख रहे थे आज़ादी पर। उन्होंने आज़ादी के अपने उस उपन्यास में पंजाब और बंगाल का तो जिक्र किया है। मैंने सहज भाव से कह दिया कि आपने सिंध का जिक्र नहीं किया, क्या सिंध के लोगों ने नहीं भोगा क्या आज़ादी? उत्तर बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा मैं उस पर शोध नहीं कर पाया। ये एकेडमिक उत्तर हो सकता है, जब आप पंजाब पर शोध कर सकते हैं, बंगाल पर शोध कर सकते हैं और विभाजन की पृष्ठभूमि में आप लिखने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये उपन्यास अधूरा है, आपका प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इसलिए जब आप शोध करें तो किसी भी क्षेत्र को न छोड़ें, और खान अब्दुल गफ्फार खान के उस वाक्य को भी जरूर कहीं रेखांकित करिए जब वो कहते हैं कि हमें तो गीदड़ों के हाथ में डाल दिया आपने। बलोचिस्तान के उन सिंधियों का, बलोचिस्तान के उन बलोचियों का क्या वर्तमान में हश्र हो रहा है, वो आप उन सबसे भली भांति परिचित है। एक और पुस्तक है सरयू से सिंधु, ये यात्रा संस्मरण है, एनबीटी ने प्रकाशित किया है। इसका पहला पृष्ठ है, पहला जो पाठ है वो इस प्रकार है। 1977 की घटना है। अयोध्या के सरयू तट पर वो डॉक्टर टेकचंदानी, सिंधी भाषी, अपनी स्कूटी से जाते हैं, उस समय की जो भी उनके पास रहता है, स्नान करने के लिए जाते हैं अपने छोटे से बालक 8 साल के 9 साल के बच्चे को लेकर के। बच्चे को स्नान कराते हैं और सीढ़ियों पर बैठा देते हैं। भीड़ होती है, सरयू नदी हो, रामनवमी का दिवस हो तो भीड़ होना स्वाभाविक है। अचानक बच्चा छोटा सा 9-10 साल का क्या देखता है कि पूरी की पूरी भीड़ पूर्व दिशा की ओर देख रही है।
और अर्घ दे रही है सूर्य को। एक अकेला व्यक्ति है जो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, जो उसके पिताजी है। वो दूर से कहता है, पापा गलत कर रहे हो, आप सब उधर देख रहे हैं, आप भी उधर देखो। पापा उसको इशारा करते हैं कि बेटा चिंता मत करो, मैं आता हूँ, अभी बताता हूँ। वो पूजा करते हैं, कुछ मंत्रोच्चार करते हैं और उसके बाद नहा करके आते हैं और अपने बेटे को गोद में उठाते हैं। कहते हैं, बेटा आज मुझे सिंध याद आ गई। वहां के खेत खलिहान, वहां के लोग, वहां के दोस्त यार वो याद आ गए। हे सूर्य देवता, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि सरयू का जल और सिंधु का जल आपस में मिले और विभाजन समाप्त हो जाए। उस समाज ने जिसने पूरा भोगा है, उस समाज ने जिसकी भूमि उसके पास वर्तमान में नहीं है, वो दाना दाना हो चुका है। और वो समाज जिसके हाथ से उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी भाषाई स्थिति, उसकी सांस्कृतिक स्थिति, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति उसके हाथ से बालू की तरह बह चुकी है। लेकिन मन क्या कहता है कि जन्मभूमि से प्यार उसका जिंदा है। यह जो जन्मभूमि का जो स्नेह है ना, इसको लेकर के सिंधी समाज के साहित्य को रेखांकित करती है ये। लेकिन कितना इसकी सूचना पहुंच चुकी है। यह काम सिर्फ सिंधी समाज का नहीं है कि वो उसको, सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं है कि वो सिंध के साहित्य को पढ़े और इस दृष्टि से पढ़े। फिल्में बनती है, तमस सिंध नहीं है। कितनी भी विभाजन पर फिल्में बनती है, सिंध का जिक्र कहीं पर नहीं है। तो क्या हम सिंध को, अपने उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिसके हम वारिस हैं, हम उसको भुला देंगे क्या? स्वयं से प्रश्न पूछ करके देखा जाए। तीसरा एक उपन्यास है अछूत।